आज का टॉपिक है हमारा 2.3। टॉपिक का नाम है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर का जो असल हिस्सा है यानी कि मार काट धाड़ वाला जो है, यानी कि पूरा जो तरीके से कह सकते हैं क्लाइमेक्स है, वो यहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसके पहले जो भी आप लोगों ने पढ़ा वो बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, पहला तो ये। और दूसरा वो बताया गया था कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चेंजेस किए गए थे, वो बताया गया। नेपोलियन के बारे में बताया गया कि उन्होंने फ्रांस में क्या क्या बदलाव किए थे। और तीसरा इसमें आपने ये पढ़ा पिछले वाले क्लास में, बेसिकली पिछले वाले क्लास का यदि हम लोग बात करें तो पिछले वाले क्लास में आपने ये देखा कि यूरोप के 3 प्रकार के लोगों के बारे में, यानी कि पहला आप लोगों ने किसके बारे में देखा था, ऑटोक्रेसी के बारे में देखा। दूसरा आप लोगों ने वहाँ के पीजेंट्स के बारे में देखा। और तीसरा आप लोगों ने मिडिल क्लास के बारे में देखा। एक तरीके से कहा जाए तो हम लोगों ने अभी तक फिलहाल यहाँ तक जो है ना, एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है इस चैप्टर का, है ना। और आपको यहाँ तक ये मालूम चल गया कि भाई पूरे यूरोप में 3 प्रकार के लोग उस समय पे एग्जिस्ट करते थे। पहला ऑटोक्रेसी, जो कि नंबर में बहुत कम होते थे लेकिन पावरफुल बहुत ज़्यादा होते थे, हमने आपको बताया। दूसरा पीजेंट्स, जो कि नंबर में तो बहुत होते थे लेकिन पावरफुल बहुत ही कम होते थे, उनके पास धन संपत्ति पैसा प्रॉपर्टी जो है ना बहुत ही कम हुआ करता था। ठीक है। और तीसरे कौन थे, मिडिल क्लास, जो कि ना ही ज़्यादा अमीर थे ना ही ज़्यादा गरीब थे, वो बीच वाले आदमी थे। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हुआ करते थे। ठीक है। उन लोगों का क्या मानना था, उन लोगों का मानना था कि पूरा का पूरा यूरोप जो है हमारा बदलना चाहिए, यानी कि मोनार्की सिस्टम से यहाँ पे डेमोक्रेसी की ओर हम लोगों को बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आज का टॉपिक अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब जरा समझिएगा, यहीं से हमारा जो मेन टॉपिक है वो आपको समझ में आएगा, यानी कि यहाँ से आपको ये समझ में आने वाला है कि किस प्रकार से मार काट धाड़ अब होता है और किस प्रकार से यूरोप को पूरी तरीके से डेमोक्रेसी की ओर लेकर जाया जाता है। ठीक है, समझिए ध्यान से। अच्छा, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ना हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, वो ये कि देखिए ज़रा ध्यान से, पिछले कुछ क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा फ्रांस के बारे में, और फ्रांस में भी खास करके आपने पढ़ा किसके बारे में, नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा, हमने आपको पढ़ाया। नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, नेपोलियन के द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। कहाँ पे, फ्रांस में। यानी कि फ्रांस की जनता ने, फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के सिटीजन ने नेपोलियन को अपना भगवान मानने लगा था, मसीहा, है ना। एनसीईआरटी बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड मिलेगा मसीहा। मसीहा वो लोग मानना शुरू किए थे उनको, लेकिन बाद में वो अपना लक्षण दिखाता है। हाँ, बाद में वो अपना वो लक्षण दिखाता है, लेकिन चेंजेस तो बहुत किया गया ना उसके द्वारा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे उनके द्वारा इतने सारे चेंजेस फ्रांस में कर दिए गए थे, इतने सारे चेंजेस फ्रांस में कर दिए गए थे कि बगल बगल वाले जो कंट्री थे फ्रांस के, वहाँ के लोगों को भी लगने लगा था कि भाई हमको भी जो है ना फ्रांस के जैसा ही सिस्टम चाहिए। यानी कि वहाँ के लोगों के अंदर भी अपने राजा के प्रति क्या आ चुका था, एक तरीके से घृणा का भाव आ चुका था। उनको भी अब लगने लगा था कि हम भी यहाँ से राजा वाला सिस्टम खत्म करेंगे और नेपोलियन जी को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। यानी कि नेपोलियन ने जो जो चेंजेस फ्रांस में किए हैं वो सारे के सारे चेंजेस हम लोग अपने अपने कंट्री में भी करेंगे। ये सारा का सारा बात किसको समझ में आने लगा था, हाँ, बगल बगल वाले कंट्री को। फ्रांस में तो बेसिकली ये सब चीज़ हो चुका था, फ्रांस तो एक अच्छा कंट्री बन चुका था, तो उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके, उन्हीं से इंस्पायर होके बगल बगल वाले कंट्री भी ये लोग सोच रहे थे कि हमको भी फ्रांस के जैसा सिस्टम चाहिए, है ना। अब जरा सोचिए, जिस कंट्री का पूरा पब्लिक अवेयर हो जाए, जिस कंट्री का पब्लिक पूरी तरीके से सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए, और वो लोग जागरूक इस तरीके से हो गए थे कि वो लोग अपने राजा को हटाने के लिए अब कुछ भी कर सकते थे। बात समझ में आ रही है। तो राजा को लगा ना कि भाई यदि हमारे कंट्री के लोग जागरूक हो जाएंगे, वो समझने लगेंगे हर एक चीज़ों को, वो हम लोगों को हटाने के बारे में सोचने लगेगा, तब तो हमारा राजगद्दी खतरे में पड़ जाएगा, एकदम खतरे में पड़ जाएगा। तो इन सारे के सारे राजाओं ने क्या सोचा, उस समय के जितने भी राजा हुआ करते थे फ्रांस को छोड़कर, क्योंकि फ्रांस तो बहुत अच्छा बन चुका था। ठीक है, हालांकि बहुत अच्छा सिस्टम फ्रांस में आ चुका था उस समय पे। तो उस समय पे जितने भी अलग अलग यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जो भी राजा हुआ करते थे ना, उनको लगा ना कि हमारे कंट्री के लोगों को जागरूक करने का जो सबसे बड़ा हाथ है ना, वो नेपोलियन का है। मतलब कि नेपोलियन ने इतने कम समय में फ्रांस में इतने बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं कि हमारे कंट्री के लोग भी क्या चाहने लगे हैं, फ्रांस के जैसा ही सिस्टम चाहने लगे हैं। इसका मतलब कि जो राजा जिस कंट्री में रूल कर रहा है, वहाँ के लोग अब क्या चाहते हैं कि राजा वाला सिस्टम खत्म हो जाए। उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला,
फ्रांस से मिला। किसके द्वारा मिला? नेपोलियन के द्वारा मिला। यानी कि नेपोलियन ने जितने काम किए थे उनके द्वारा उनको इंस्पिरेशन मिल गया। तो अब यहाँ पे सोच में पड़ गया कौन? राजा सोच में पड़ गया। उनको लगने लगा कि यदि ये लोग हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया, यदि ये लोग हमारे खिलाफ साजिश करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, मारपीट करने लगे, तब तो हमारा नामो निशान नहीं बचेगा। तो इन सारे राजाओं ने सोचा कि हमारा गद्दी बचा रहे, लोगों को क्या करो, सबसे पहले शांत करो, मतलब कि लोगों को सबसे पहले डरा धमका के रखो, नहीं तो यदि इनके मन से यदि डर खत्म नहीं होगा ना तो ये हम लोगों को उखाड़ के फेंक देगा। तो अब सभी के सभी लगभग जो समय के अधिकतर कंट्री के जो पावरफुल कंट्री थे उस समय के यूरोप के, उनके राजाओं ने सोचा कि सबसे पहले ना नेपोलियन को ही मार के ख़त्म करो। यानी कि सारा मसला का जो मतलब तरीके से सारे समस्याओं का जो जड़ है वो कौन है? नेपोलियन है। यानी कि नेपोलियन ने इतने कम समय में फ्रांस में इतने अच्छे अच्छे बदलाव कर दिए थे कि लोग उसके प्रति जागरूक हो चुके थे। अब हर लोग चाह रहा था कि हमारे राजा वाला सिस्टम भी हमारे कंट्री से ख़त्म हो जाए। तो राजा लोगों ने सोचा ना कि समस्या का जो जड़ है ना वो नेपोलियन है। यानी कि क्यों? क्योंकि नेपोलियन ही सारे लोगों को क्या कर दिया? बता दिया कि ऐसा ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए। तो इन राजाओं को लगने लगा कि सबसे पहले ख़त्म करो किसको? नेपोलियन को ख़त्म करो। तो अब ये कुछ यूरोप के ऐसे कंट्री हैं जिसके राजा लोग आपस में इकट्ठा होते हैं और नेपोलियन को हराने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, उनको मारने के बारे में सोचते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है मालूम है? कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है बेसिकली, कंजर्वेटिज्म एक विचारधारा है जिसके तहत लोग ये सोचते हैं कि जो सिस्टम हमारा पहले था वही सिस्टम रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। मतलब कि कंजर्वेटिज्म से ही हमारा एक वर्ड निकला हुआ है, कंजर्वेटिव्स, ठीक है। देखो, जिस वर्ड के आगे लास्ट में ISM लग जाए, लास्ट में ISM लग जाए, उसका मतलब होता है आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा, है ना। और कंजर्वेटिव वर्ड है हमारा, बेसिकली कंजर्वेटिव में हमारे वो लोग आते हैं जो कि बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, और यदि चाहते भी हैं तो बहुत ही धीरे धीरे चाहते हैं। तो अब यहाँ पे बताओ, बदलाव कौन नहीं चाह रहा है? बताओ, कंजर्वेटिव, यानी कि, और वो भी कंजर्वेटिव में कौन? राजा लोग। बेसिकली वो लोग बदलाव बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो उनको लगा ना कि सारे समस्याओं का जो जड़ है वो नेपोलियन है, इसलिए पहले नेपोलियन को ख़त्म करो, और जैसे ही नेपोलियन ख़त्म होगा वैसे ही लोगों का डिमांड भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। यानी कि लोग जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो अब ये लोग यानी कि कंजर्वेटिव लोग क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे नेपोलियन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर कंजर्वेटिव लोग हैं कौन। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है इन 1815 ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू। अब समझिएगा ध्यान से, यूरोप में एक जगह हुआ करता है वाटरलू, ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर इंडिया के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पे है बैटल ऑफ वाटरलू। तो वाटरलू बेसिकली एक यूरोप में जगह हुआ करता था, ठीक है। उसी जगह पर नेपोलियन को 4 कंट्री के राजाओं ने मिल के हराया। सोचो, मतलब समझ रहे हो, नेपोलियन ने बहुत बड़ा डिक्टेटर था, इनका अपना खुद का सेना हुआ करता था, बहुत बड़ा, एकदम बहुत बड़ा, मतलब कि ये जिस कंट्री के ऊपर पैर रख देता था ना वो कंट्री को ये कब्जे में ले लेता था। तो इनको हराने के लिए एक कंट्री का बस का बात तो नहीं था, तो 4 कंट्री इसको हराने में शामिल होता है। पहला है हमारा ब्रिटेन, दूसरा रसिया, तीसरा प्रूसिया और चौथा ऑस्ट्रिया। ये चारों के चारों राजा जो है ना एकजुट होते हैं और नेपोलियन को पूरी तरीके से हरा देते हैं, और उसको वहाँ पे जान भी मार दिया जाता है। नेपोलियन को एकदम जान से मार देते हैं ये लोग। कहाँ पे? बैटल ऑफ वाटरलू में। अच्छा, ये लोग नेपोलियन को क्यों मार रहे हैं बताइए? इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे राजा क्या चाह रहे हैं कि हमारा गद्दी बचा रहे, और इनका क्या मानना था कि सारे समस्याओं का जड़ जो है वो नेपोलियन ही है, क्योंकि जब तक नेपोलियन रहेगा तब तक लोग जो है नेपोलियन जैसा ही सिस्टम चाहेगा, यानी कि एक अच्छा सिस्टम चाहेगा। इसलिए सबसे पहले नेपोलियन को ही ख़त्म करो, ठीक है। तो इन लोगों ने वाटरलू में नेपोलियन को पूरी तरीके से हरा दिया। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, इनके जो राजा हुआ करते थे ना बेसिकली यही लोग कंजर्वेटिव थे, और ये लोग बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते थे। और अच्छे अच्छे बदलाव किए किसने थे? नेपोलियन ने किए थे, और वो अच्छे अच्छे बदलाव ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? कंजर्वेटिव कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया वेयर कंजर्वेटिव्स। तो ये सब के सब कौन थे?
बेसिकली कंजर्वेटिव्स थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया के सारे लोग भी रहने वाले कंजर्वेटिव ही थे क्या? नहीं, वो लोग तो बदलाव चाहते ही थे, लेकिन उसके राजा लोग जो है बदलाव नहीं चाहते थे। यानी कि जो बड़े अमीर अमीर लोग हुआ करते थे उस समय के राजा लोग हो गए, उसके फैमिली हो गए, उसके रिश्तेदार हो गए, वो लोग पूरी तरीके से कौन थे? कंजर्वेटिव थे। वो लोग बदलाव बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ठीक है, आगे उसके बाद देखो, जब भी हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करें कंजर्वेटिव ना, समझ जाइएगा कि वो लोग जो कि बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते थे। और वो लोगों में भी कौन लोग? राजा लोग। किस कंट्री के राजा लोग? ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के राजा लोग। ठीक है, आगे दे बिलीव्ड दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। इन सभी कंजर्वेटिव लोगों का मानना यह था कि जो पहले सिस्टम चलता था ना, वही सिस्टम बढ़िया है। मतलब कि पहले सिस्टम कैसा था? मोनार्की वाला था, मोनार्की दोबारा होना चाहिए, इन लोगों का मानना था, कंजर्वेटिव लोगों का। ठीक है, अच्छा, लोग क्या चाहते थे? डेमोक्रेसी चाहते थे लोग, लेकिन ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग चाह रहे हैं कि मोनार्की ही सिस्टम ठीक है। और ये लोग क्या चाहते हैं कि जो चर्च वाला सिस्टम है, चर्च वाला मतलब क्लर्जी वाले लोग जो कि बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे, वो लोग क्या चाह रहे हैं? वो लोग ये चाह रहे हैं कि चर्च वाला ही सिस्टम ठीक है। ठीक है, उसके बाद सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की का मतलब क्या होता है? सोशल हायरार्की का मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे टॉप में रहेंगे क्लर्जी, उसके नीचे नोबिलिटी और उसके नीचे थर्ड स्टेट यानी कि गरीब लोग। ये सोशल हायरार्की जो है बना रहना चाहिए। लेकिन आम आदमी क्या चाहता था? एक इक्वालिटी चाहता था, डेवलपमेंट चाहता था। लेकिन इन लोगों का मानना है कि नहीं भाई, जो पहले चीज था ना वही ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग बदलाव ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी। याद कीजिए, राइट टू प्रॉपर्टी किसने दिया था? नेपोलियन ने दिया था। क्या पहले राइट टू प्रॉपर्टी था फ्रांस में? नहीं था। तो इन लोगों को लगने लगा था ना कि जो राइट टू प्रॉपर्टी नेपोलियन ने दिया है उनको खत्म करो। यानी कि लोगों के जमीन को यदि हम हड़पना चाहे तो जब मन चाहे तब हड़प सकते हैं, है ना? इन लोगों का ये मानना था। उसके बाद क्या है भाई? फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड का मतलब यहाँ पे यह है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये सिस्टम चलते देना चाहिए, चलते देना चाहिए, चालू रहना चाहिए, है ना? यानी कि एक शब्दों में यदि कहा जाए तो ये राजा लोग जो थे बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते थे, और ये वही चाहते थे जो पहले सिस्टम हमारा चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें? कंजर्वेटिज्म का मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया है, कभी आपको मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। बेसिकली कंजर्वेटिज्म का मतलब वही होता है जो हमने बताया, मतलब कि वो आइडिया जो कि कभी भी बदलना नहीं चाहते हैं, यानी कि जो कभी बदलाव नहीं चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मौका मिले तो कभी इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आप क्रिएट कर सकते हैं, नया टॉपिक, कंजर्वेटिव रिजिम्स वेयर सेट अप इन 1815। यानी कि एक तरीके से ना कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप किया गया, एक तरीके से कंजर्वेटिव लोगों का एक शासन क्रिएट किया गया। कब? 1815 में। आगे देखते हैं क्या। देखो, कंजर्वेटिव रिजिम्स वेयर सेट अप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। अब ये जो हमारे बेसिकली कंजर्वेटिव लोग थे ना, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के राजा लोग, ये लोग बेसिकली क्या थे? ऑटोक्रेटिक थे। मतलब कि राजा तो थे ही ये लोग, प्लस इनके पास धन संपत्ति, पैसा कौड़ी का कोई कमी नहीं था। और दूसरा बात, ये लोग बहुत ही निर्दयी था। मतलब कि ये लोग आम आदमी के बारे में कभी सोचता ही नहीं था, उनके डेवलपमेंट के बारे में कभी सोचता ही नहीं था। बस इनका भलाई हो जाए, इनका काम चल जाए, वही चाहते थे वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है ना पूरी तरीके से यूरोप में एक समय पे तो ऐसा लगा, जब नेपोलियन मारा गया उस समय के बाद ऐसा यूरोप में लगने लगा था कि अब पूरा का पूरा यूरोप में वही सिस्टम दोबारा आएगा जो सिस्टम पहले मोनार्की वाला चलता था। यानी कि फ्रांस से लोगों को जो भी इंस्पिरेशन मिला था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? बेकार हो रहा था। यानी कि वो इंस्पिरेशन धीरे धीरे लोगों के अंदर से खत्म हो रहा था, क्योंकि राजा लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे भाई? कंजर्वेटिव आइडिया को फॉलो कर रहे थे, वो पुराने सिस्टम को ही चाह रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। They did not tolerate criticism that questioned the legitimacy of autocratic governments। यानी कि ये जो राजा थे हमारे कंजर्वेटिव लोग, इनके खिलाफ यदि कोई आदमी थोड़ा सा भी आवाज़ उठाता था तो उनको जान से मार दिया जाता था, और जरा सा भी ये लोग दूसरे के मुंह से अपना बुराई सुनना पसंद नहीं करते थे। बहुत खतरनाक लोग थे ये लोग। आगे, दे इम्पोज सेंसरशिप laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution। मतलब कि अब ये लोग क्या करने लगे? पूरी तरीके से सेंसरशिप लगाने लगे। और सेंसरशिप का मतलब होता है कि पूरी तरीके से मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, चैनल्स पे, रेडियो पे अपना कब्जा जमा लेना
और उसमें वही चीज़ चलाना, वही चीज़ छापना जो कि कौन चाहेगा, कंजर्वेटिव चाहेगा, राजा चाहेगा, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं सेंसरशिप। तो यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो फ्रांस में एक इंस्पिरेशन हुआ, लोगों को जो फ्रांस से इंस्पिरेशन मिला था, उस इंस्पिरेशन को राजा लोगों के द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने जानबूझ के सेंसरशिप भी लगा दिया ताकि लोग वही चीज़ पढ़े जो राजा चाहे, यानी कि अपना केवल ये लोग बड़ाई करते थे, बड़ाई, है ना, और वही लोग पढ़ते थे। ठीक है, आगे देखते हैं फिर और आगे क्या हुआ भाई। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जितना भी मिलता जुलता बात था, एक भी बात वो लोग छपने नहीं देता था न्यूज़पेपर में। अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ एक भी बात नहीं छप रहा है न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, कहीं पर भी, तो क्या लोगों को आइडिया कुछ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। लोग इंस्पायर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। यानी कि इन्होंने सारा रास्ता ही बंद कर दिया था। आगे फिर क्या होता है भाई, अब यहाँ पे हमारा आता है ट्रीटी ऑफ वियना। इस बात को आप याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ वियना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने इसके लिए एक अलग ही टॉपिक बना दिया है। एनसीईआरटी बुक में ये अलग टॉपिक के थ्रू तो नहीं लिखा गया है, लेकिन है इसके बारे में मेंशन किया गया है। लेकिन चूंकि हम लोग नोट्स पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा से नोट्स भी मिल सके, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना एक टॉपिक ही क्रिएट कर लिया है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और ट्रीटी ऑफ वियना एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, हम इसको समझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वियना क्या था वो समझिए। इन 1815 ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू। ये हमने आपको बताया, यानी कि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलके नेपोलियन बोनापार्ट को पूरी तरीके से हरा दिया और उनको जान भी मार दिया। तो दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं फिर। दे मीट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। और ये जो चार कंट्री हमने अभी नाम लिया आपके सामने, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, ये उस समय के छोटे मोटे कंट्री नहीं हुआ करते थे, ये उस समय के सब किंगडम में बटे होते थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे उस समय के ये। ठीक है, बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। तो अब इन चारों राजाओं ने क्या किया, फैसला किया कि भाई अब तो हमने नेपोलियन को भी हरा दिया, नेपोलियन अब बचा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, चारों मीटिंग करेंगे, है ना, और चारों मीटिंग करके ये तय करेंगे कि पूरे यूरोप पे अब किस प्रकार से कंट्रोल करना है, यानी कि पूरे यूरोप पे किस प्रकार से कब्जा हमारा चलेगा, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये सब के सब मीटिंग करने के लिए कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, वियना में इकट्ठा होते हैं। और वियना बेसिकली हमारा यूरोप के अंदर एक जगह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस वाज हॉस्टेड, यहाँ पे कांग्रेस का मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस का मतलब यहाँ पे मीटिंग है। ठीक है, द कांग्रेस वाज हॉस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का काम किसका था, ड्यूक मेटरनिक का काम था। यानी कि ड्यूक मेटरनिक बेसिकली एक इंसान ही थे, इंसान का नाम है, वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे और वो एक चांसलर था। चांसलर का मतलब होता है कि जो राजा के अंडर में काम करते हैं ना, नहीं चपरासी नहीं कह सकते हैं, राजा के अंडर में जो काम करते हैं, राजा के बातों को सुनना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, मुंशी कह सकते हैं हम लोग, है ना, वो था हमारा कौन, ड्यूक मेटरनिक। तो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का काम दिया गया ड्यूक मेटरनिक को। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा गया इस मीटिंग में। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 was to undo most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। अब समझिए ध्यान से, इस मीटिंग को करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि नेपोलियन ने यूरोप के अंदर, फ्रांस के अलावा यूरोप में जितने भी जगहों पर नेपोलियन ने अलग अलग चेंजेस किए गए थे, यानी कि नेपोलियन के द्वारा पूरे यूरोप में जितने भी चेंजेस किए गए थे, उन सारे चेंजेस को ख़त्म करो। क्यों चेंजेस को ख़त्म करो, क्योंकि ये लोग कोई भी डेवलपमेंट नहीं चाहते थे। याद आ रहा है, तो आपसे कोई पूछेगा कि ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि इनका मेन मकसद ये था कि जितने भी डेवलपमेंट, जितने भी चेंजेस नेपोलियन के द्वारा किए गए हैं फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में, उन सब चेंजेस को क्या कर दो, ख़त्म कर दो, ताकि ना ही वो चेंजेस रहेंगे और ना ही लोग उसके बारे में सोचेगा, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ भाई, देखो उसके बाद है अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए गए। देखिए, द बोनवन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। देखिए, आपको मालूम है बोनवन डायनेस्टी, बोनवन डायनेस्टी का सिंपल सा मतलब आप ये समझिए कि फ्रांस में पहले कौन सा सिस्टम था, मोनार्की, यानी कि लुई 16 वहाँ का कौन था, राजा था। तो उनको ख़त्म करके वहाँ पे क्या लाया गया था, डेमोक्रेसी लाया गया था, है कि नहीं।
तो यहाँ पे कहा गया कि भाई अब डेमोक्रेसी को फ्रांस के अंदर जो है ना उसको ख़त्म करो और दोबारा वही बोनबा डायनेस्टी वाला सिस्टम लाओ, यानी कि फ्रांस में भी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाला सिस्टम यहाँ पे लेकर आओ। ठीक है, ये सिस्टम वहाँ पे लाया गया। और जितने भी फ्रांस, अब चूंकि फ्रांस पे कब्जा किनका था? नेपोलियन का। तो फ्रांस पे कब्जा रहते हुए नेपोलियन ने जितने भी अलग अलग हिस्सों को अपने कंट्रोल में लिया था उन सबको फ्रांस से क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। मतलब कि कह दिया कि अब ये सारे के सारे जगह जो हैं फ्रांस के अंडर में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि नेपोलियन ही नहीं बचा, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। यानी कि सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस किए गए थे, नेपोलियन के द्वारा जितने भी काम किए गए थे, उन सब काम को तहस नहस कर दो। तो जो बोनबा डायनेस्टी था, यानी कि लुइस 16 का जो फैमिली था, उसको दोबारा पावर में लाया गया। हालांकि लुइस 16 को तो फांसी दे दिया गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके जो पूर्वज रहे, सॉरी उसके जो आगे का वंश रहा होगा या फिर उनके फैमिली में जो रहे होंगे, उनको बाद में राजा बना दिया गया होगा फ्रांस का। हाँ, उसका कजन रहा होगा, उसका भतीजा भांजा कोई भी रहा होगा, तो उसको वहाँ का राजा बना दिया गया होगा। ठीक है। और फ्रांस में जब नेपोलियन का कंट्रोल था, उस समय पे नेपोलियन ने जितने भी अलग अलग जगहों पर कब्जा किया था फ्रांस में रहते हुए, उन सारे जगहों को फ्रांस से क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? आगे और क्या क्या किया गया भाई देखो, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। यानी कि फ्रांस के चारों तरफ बाउंड्री के ऊपर, फ्रांस के चारों तरफ बाउंड्री के ऊपर जो है अलग अलग यानी कि अलग अलग स्टेट बना दिया गया, अलग अलग स्टेट को क्रिएट किया गया। किस लिए किया गया? ताकि फ्रांस जो है फ्यूचर में चलकर अपने आप को एक्सपेंड ना कर सके, अपने आप को, अपने दायरे को बढ़ा ना सके। ठीक है। आगे, बेल्जियम वाज इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। बेल्जियम को नीदरलैंड में इंक्लूड कर दिया गया। बात समझ आ रही है? याद रखिएगा यहाँ पे, बेल्जियम को नीदरलैंड में इंक्लूड कर दिया गया। इसका पूरा नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड एंड वाज सेट अप इन द नॉर्थ। बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में शामिल करके इसको स्टैब्लिश कहाँ पे कर दिया गया? यूरोप के नॉर्थ हिस्से में स्टैब्लिश कर दिया गया। दूसरा, जियोना वाज एडेड टू पिडमंट इन द साउथ, और जियोना को पिडमंट में शामिल कर दिया गया। दोनों जगह का नाम है, याद रखिएगा, दोनों जगह का नाम है। जियोना को पिडमंट में ऐड करके इसको साउथ में स्टैब्लिश कर दिया गया। तो दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर, प्रूसिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, और प्रूसिया को वेस्टर्न फ्रंटियर में यानी कि यूरोप के वेस्ट साइड में जगह दे दिया गया। बात समझ आ रही है? प्रूसिया को यूरोप के वेस्ट साइड में जगह दिया गया। उसके साथ साथ प्रूसिया को कुछ और भी टेरिटरी दिए गए, यानी कि कुछ और भी अलग अलग जगहों को प्रूसिया के अंदर शामिल करके प्रूसिया को यूरोप के वेस्ट साइड में एस्टैब्लिश कर दिया गया। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया कि भाई अब जो ये नॉर्दर्न इटली है ये आपके अंडर में रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चेंजेस किए गए थे? द जर्मन फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना एक काम जो है वो जो नेपोलियन के द्वारा किया गया था, उनको इन लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया। मतलब कि यहाँ पे 39 स्टेट्स क्रिएट किए गए थे, यानी कि 39 स्टेट्स नेपोलियन के द्वारा अलग से बनाए गए थे। उसका नाम क्या बनता है? जर्मन फेडरेशन। और यही 39 स्टेट्स को बाद में मिला के क्या बन जाता है? जर्मनी बन जाता है। याद रखिएगा, ये जो 39 स्टेट्स है, ये छोटे छोटे स्टेट्स बनाए गए थे किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। और इनको टच भी नहीं किया गया, किनके द्वारा? कंजर्वेटिव के द्वारा। और कंजर्वेटिव में कौन लोग? वही बेसिकली 4 कंट्री के राजा लोग। उन लोगों ने सोचा कि चलो इसको रहने दो, इसमें कुछ मत करो, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ये इसको कुछ मत करो। आगे, यानी कि नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स क्रिएट किए थे उनमें इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। आगे, the main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon। अच्छा, ट्रीटी ऑफ वियना का मेन इंटेंशन क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि मोनार्की सिस्टम को दोबारा लेकर आओ, और जितने भी चेंजेस किए गए हैं डेवलपमेंट की ओर नेपोलियन के द्वारा, उन सबको क्या कर दो? समाप्त कर दो। यही था हमारा ट्रीटी ऑफ वियना का मेन मकसद। अच्छा, अब आप जरा हमको बताइएगा कि एक तरीके से जब नेपोलियन बोनापार्ट था, हालांकि उनका रूल करने का तरीका अलग था नेपोलियन बोनापार्ट का, लेकिन बदलाव तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे किए थे।
बहुत सारे चेंजेस किए थे उन्होंने, वो चेंजेस अच्छे थे। हाँ, बाद में वो अपना लक्षण दिखा देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन चेंजेस तो किए गए थे ना। और उन्हीं सारे चेंजेस को ख़त्म करके दोबारा मोनार्की लाने की कोशिश किया जा रहा है। तो अब ज़रा आप सोच के बताइए हमको कि क्या यूरोप के लोग, जो आज़ाद लोग हैं, जो अपने आप को लिबरल समझते हैं, वो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो इस सिस्टम को आगे बरकरार रहने देना चाहेंगे कभी? यानी कि यहाँ पे जब कंजर्वेटिव लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे यूरोप के लोग भी अपना गुस्सा निकालेगा किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। यानी कि आप यहाँ पे अब ये समझ चुके हैं पूरी तरीके से कि राजा लोगों ने जितने भी चेंजेस किए गए, जो चेंजेस नेपोलियन ने किया था, उन सारे चेंजेस को खराब कर दिया गया, बेकार कर दिया गया। तो अब यहाँ पे गुस्सा किसके अंदर में भर चुका है? पब्लिक के अंदर में भर चुका है गुस्सा कि भाई जितने भी अच्छे अच्छे चेंजेस किए गए थे, उन सारे चेंजेस को आपने नष्ट कर दिया। तो यूरोप के लोगों के बीच में पूरी तरीके से गुस्सा आ चुका है। गुस्सा आ चुका है इसलिए कि आपने हमारे सिस्टम को क्यों दोबारा बेकार किया। हम लोग अच्छा खासा अपना जीवन जी रहे थे, अच्छा खासा हम लोग अपना जीवन चला रहे थे, आपने इसमें टांग क्यों अड़ाया? तो अब यूरोप के पब्लिक के बीच में गुस्सा है, और यहाँ पे उस गुस्से को कैसे वो इस्तेमाल करता है राजा के खिलाफ, वो हम लोग देखेंगे। कौन से टॉपिक में? दी रेवोल्यूशनरीज टॉपिक में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आगे बढ़ें, चलिए। तो दी रेवोल्यूशनरीज टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।